हेलो एंड वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 13.8 में, जिसमें कि हमने किन्हीं दो नहीं एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल निकालना सीखा था। तो किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच एंगल निकालने पे बेस जो क्वेश्चन थे 6 तक वो हमने कंप्लीट किए थे। आज लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सब देख पा रहे हो कि एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है। आप इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना समझें, बल्कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है। r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ये कल जो हमने लेक्चर बनाया, लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने एक चीज़ थी वो डिस्कस नहीं की थी। वहाँ मैंने लेक्चर में बोला था कि क्वेश्चन आएंगे तब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर की फॉर्म में ये एक इक्वेशन है। अब जरा हम ये समझते हैं कि इन सब में ये जो लैम्डा b वेक्टर है और म्यू के साथ जो c वेक्टर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। देखिए, ये r इज इक्वल टू a वेक्टर, यहाँ जो a वेक्टर बन रहा है मतलब ये जो a वेक्टर है, ये a वेक्टर इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है। ये जो a वेक्टर से जो ये पॉइंट बन रहा है, ये a पॉइंट इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है। और जो लैम्डा के साथ एक वेक्टर दिया गया है ये, और म्यू के साथ एक जो दूसरा वेक्टर दिया गया है ये दोनों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस, मतलब ये कोई दो लाइन है, उनकी डायरेक्शन ये है और ये है, और ये दोनों लाइन उस प्लेन के पैरेलल है। I mean, इसमें ये कहा गया है कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट तो इस a वेक्टर से बनेगा वो है, और जो लैम्डा के साथ दिया गया है, जो म्यू के साथ दिया गया है, ये दो ऐसी लाइन है जो इस प्लेन के पैरेलल है। whenever you got the equation in the form of r is equal to a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर, तो आप सबको ये क्लियर हो कि a वेक्टर से जो पॉइंट बन रहे हैं वो उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है। लैम्डा के साथ जो वेक्टर है वो एक ऐसी लाइन है जो उस प्लेन के पैरेलल है, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है उसमें, राइट। और म्यू के साथ जो सी वेक्टर है उसमें एक दूसरी लाइन और है जो उस प्लेन के पैरेलल है, तो उसमें भी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो हमें क्या करना है, इसमें ये सारी बातें मिक्स की गई है। अब जैसे ये उसका पासिंग पॉइंट है, लैम्डा के साथ एक है वो उसके पैरेलल है, म्यू के साथ है वो दूसरी लाइन है जो उस प्लेन के पैरेलल है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म से इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत आसान है। ऐसे में जब हमें किसी प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया हो, ये पासिंग पॉइंट है, a वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस k कैप, और उस प्लेन के पैरेलल दो लाइन दी गई है। तो लैम्डा के साथ जो एक है i कैप, ये एक वो लाइन है जो प्लेन के पैरेलल है, और जो म्यू के साथ दिया गया है सी वेक्टर, दिस वन i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये एक और लाइन है जो उस प्लेन के पैरेलल है। मतलब इसमें भी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और इसमें भी उस दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। और अगर आपको ये तीन कंडीशन दी गई हो कि हमें उस प्लेन का पासिंग पॉइंट मालूम है, हमें कोई दो स्ट्रेट लाइन मालूम है जो उस प्लेन के पैरेलल हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला होगा r माइनस a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तब उस प्लेन की इक्वेशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, r माइनस a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। और हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आते हैं, जब भी कभी डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आते हैं तो क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस, अब बता सकते हो कि क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो डॉट और क्रॉस जब बैक टू बैक आएंगे तो हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का तरीका r माइनस a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व होगा ना। पहले सबसे पहले r माइनस ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आएंगे। r वेक्टर में बच्चों कौन है? एक्स वाई जेड। आर वेक्टर मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा, तो मुझे r माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं। तो पहले क्या आएगा? x माइनस टू, यहां आएगा x माइनस टू, देन y माइनस जीरो, जे कैप है ही नहीं, y माइनस जीरो, y ही रहेगा। फिर कितना आएगा? z माइनस माइनस वन, तो कितना? z प्लस वन, इतना ही बनेगा ना। इसके बाद b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, b वेक्टर आप देखिए ये रहा, कितना है इसमें? 1 0 0। फिर c वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कितने हैं? 1 माइनस टू एंड 1 इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट सोल्व कर दें। इसके डिटरमिनेंट से सोल्व करने पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो उस प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो x माइनस टू, ये और ये छूट जाएगा, 0 माइनस 0 सब कुछ 0, देन माइनस y, ये और ये छूट जाएगा, 1 माइनस 0 1 प्लस z प्लस 1 प्लस z प्लस 1, यहां से ये और ये छूट जाएगा, माइनस 2 माइनस 0, कितना? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ 0 हो गया, रिजल्ट आ गया माइनस वाई माइनस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ गया y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी करने हैं। तो 8 और 9 पे आप ट्राई करें, जो भी डाउट आप मुझसे बताएं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो स्ट्रेट लाइन दी गई है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रही। क्वेश्चन ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई है। पहले हम इसी पे चलते हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। हम सब ने पहले सीखा हुआ है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये 0 होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबसे पहले तो हम इसी बात पे चलते हैं कि k की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, -3k -2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -5k प्लस 10 राइट साइड में गया तो -10 कैंसिल आउट, k की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, k इज इक्वल टू 2 मिल गया। अगर k की वैल्यू 2 आ गई है तो अब हम प्रॉपरली बता सकते हैं ना इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। k की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ k की जगह 2 रखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन 5। दीज आर टू लाइन्स। अब इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट बात पूछ रखी है उस पर ध्यान दें। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कराया उसके जैसा ही हमसे ये पूछा गया है, Hence find the equation of plane containing these two lines। अब उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करें। एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इन दोनों लाइन को कंटेन करे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन पे कंटेन होती है, मतलब पूरी तरह से आती है, अगर कोई भी लाइन उस प्लेन पे लाई कर रही है तो वो लाइन उस प्लेन के पैरेलल होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कोई प्लेन है, जितना आप इसको इमेज के थ्रू समझेंगे। जो मैं इमेज बना रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट इमेज है, क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में सारी इमेज आपको एग्जैक्ट बना करके नहीं दिखाई जा सकती। बट आप ऐसा लॉजिकली दिमाग में सोचें, ऐसी जब आपकी इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी दिमाग में तो प्लेन, 3D, स्ट्रेट लाइन, मतलब 3D में जितने भी टॉपिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, स्पेशली प्लेन के टॉपिक्स।
तो क्या कहा गया, एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए, कब, जब उस प्लेन में ये दोनों लाइन कंटेन है, मतलब इस प्लेन के पे पूरी तरह लाई कर रही है वो। तो दो बातें समझ में आई ना। एक बात तो क्या कि इस लाइन के और इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे, नंबर वन इन दोनों स्ट्रेट लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे। नंबर 2, प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल वेक्टर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये दो बातें जो हमें मिले हैं ना लॉजिक, इसी से मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल दूंगा। देखिए अब इन दोनों ही स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट्स क्या हैं, सेम है, 1 2 3 1 2 3, यही तो होते हैं पासिंग पॉइंट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो जो ये x1 y1 z1 है ये उस स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट्स हैं। तो दोनों के ही पासिंग पॉइंट 1 2 3 1 2 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन का भी पासिंग पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 होगा। दूसरी बात, ये डायरेक्शन रेशियो है, किसके डायरेक्शन रेशियो है, उस स्ट्रेट लाइन के जो उस प्लेन के पैरेलल है। ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसके, उस लाइन के, उस दूसरी लाइन के जो उस प्लेन के पैरेलल है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेट कर रहा हूं मैं, हालांकि दूसरे तरीके से बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं अभी आपको रिसेंटली बताया क्वेश्चन नंबर 7, उससे रिलेट कर रहा हूं मैं इसको। r इज इक्वल टू प्लेन का पासिंग पॉइंट, तो जो स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन का भी पासिंग पॉइंट हो गया। इसको मैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, समझना इस बात को, a वेक्टर प्लस लैम्डा के साथ b वेक्टर। b वेक्टर कौन, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो उस प्लेन के पैरेलल है वो कितने हैं, -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप और प्लस म्यू के साथ दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2 1 5, तो ये बनेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। अब आपके लिए बड़ा आसान काम है, बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह आप कर दीजिए। r इज इक्वल टू, ये हो गया a वेक्टर, लैम्डा के साथ हो गया b वेक्टर, म्यू के साथ हो गया c वेक्टर। अपने को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो क्या बनेगी वो, r माइनस a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। जब भी कभी आपको उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता लग जाए, एक पासिंग पॉइंट किससे बन रहा है, a वेक्टर से, और आपको ये पता लग जाए कि उस प्लेन के पैरेलल दो लाइंस हैं, तो पैरेलल दो लाइन, एक तो ये b वेक्टर और एक c वेक्टर से है, उसके डायरेक्शन रेशियो है, तो आप ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, इजीली आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक बच्चे सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। 11, 12, 13, 14 ये जो 4 क्वेश्चन है, इन चारों ही क्वेश्चंस में हमें किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर पॉइंट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने इस सीरीज में लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पॉइंट है हमारे पास 2 - 1 3, हमें इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर पॉइंट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जरूरी होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा, उसके बाद ही पॉइंट ऑफ इमेज फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो अब जरा समझिए कि इसका पिक्चर कैसा बनेगा। ये कोई प्लेन है जिस प्लेन की इक्वेशन ये दी गई है। इस प्लेन की इक्वेशन है 3x - 2y - z - 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ एक पॉइंट है 2 - 1 3, यहाँ एक पॉइंट है 2 - 1 3।
इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस फुट और इमेज पे जो बेस क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमने स्ट्रेट लाइन की थी, स्ट्रेट लाइन में जो थर्ड एक्सरसाइज थी उसमें भी फुट और इमेज के क्वेश्चंस थे। वहां हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने सीखे थे। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम किसी प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो एक पॉइंट है 2 - 1 3, ये प्लेन की इक्वेशन है। ये हम क्या निकालना चाहते हैं इस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या किया, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन आई जो इस पॉइंट इस प्लेन पे आकर के टिक गई। जो ये पॉइंट बना यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। कोई भी दो चीज 90 के एंगल पे जहां मीट होगी वो जो मीटिंग पॉइंट है वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जितना हम इस P पॉइंट से Q तक आए हैं उतना ही हम इसके नीचे चले आए, तो ये आपका P डैश होगा। जो ये P डैश होगा इस P पॉइंट का पॉइंट ऑफ इमेज कहलाएगा। ये बात पहले भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब सबसे पहले मुद्दा हमारा यही है कि हम ये पॉइंट Q निकालें, आई मीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। मैंने अपनी तरफ से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर x1, y1 और z1 कंसीडर किया। x1, y1 और z1 कंसीडर किया। अब सब बच्चे समझ पा रहे होंगे इस डायग्राम के थ्रू कि जो ये PQ लाइन है, ये PQ लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये PQ लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और एक और चीज भी है जो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कौन, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर। इस हिसाब से जो ये फुट वाली लाइन है और जो ये नॉर्मल वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हुए। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो इस PQ के जो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे और इस नॉर्मल वेक्टर में जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका रेशियो सेम आएगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डायरेक्ट आप बता सकते हो इस PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, x1 - 2, इनको माइनस करके आएगा x1 - 2 और दिस डिवाइडेड बाय इस नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कहां से पता करोगे, इक्वेशन से। प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। इसमें जो a है, जो b है, जो c है वही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं। नॉर्मल वेक्टर में ए बी सी से ही तो बनता है नॉर्मल वेक्टर। सो क्या लिखेंगे, x1 - 2/3 ये इक्वल होगा y1 - -1 + 1 डिवाइडेड बाई -2, z1 - 3 डिवाइडेड बाई -1। और इसको हमने कोई कांस्टेंट k नाम दे दिया या लैम्डा नाम दे दिया, आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू हमने इसको लैम्डा कह दिया। So from here we can find the value of x1, y1, z1। x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 लैम्डा + 2। यहां से y1 की वैल्यू आएगी -2 लैम्डा -1, -2 लैम्डा -1। और z1 की वैल्यू आ गई -λ + 3। ये हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू मिल गई। जो x1, y1, z1 की वैल्यू है वो q है ना, ये q है। q हमें कितना मिला, लैम्डा की फॉर्म में मिला। अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि q कितना आया, बट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वी नो दैट q इज व्हाट, 3 लैम्डा + 2, 3 लैम्डा + 2 -2 लैम्डा -1 -λ + 3। ये पॉइंट Q आ गया। अब आप जरा समझिए कि जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट Q है वो इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट है। थिंक अबाउट इट। जो Q है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर आकर के इस प्लेन पे टिक रही है, सो Q इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट है। लाइक दिस, ये कोई प्लेन है, ये सरफेस एक प्लेन है, ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे आ गई, राइट। तो जो यहाँ पे ये टिका हुआ पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, दिस वन।
ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, कहां से, इस पॉइंट से जहां मेरी उंगली टिकी हुई है टॉप पे। अब जो ये पॉइंट है ये इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट हुआ, सो दिस पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट Q को हम प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे, प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। x की जगह कितना, 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा कितना, 9 लैम्डा प्लस 6, 3 से मल्टीप्लाई 3x, 9 लैम्डा प्लस 6 माइनस 2y, माइनस 2 से मल्टीप्लाई 4 लैम्डा प्लस 2, देन माइनस z, माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा माइनस 3, प्लस लैम्डा माइनस 3, और कितना रह गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये और ये कितना हो गया, 14 लैम्डा, और ये आपका आ गया 8 माइनस 3, 5 माइनस 9, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने पे लैम्डा आ जाएगा 4/14, 2/7। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फुट। लैम्डा वैल्यू 2/7 इसमें रखिए, तो पॉइंट Q कितना बनेगा, 2/7 यहां रखिए, कितना आएगा 6/7 एंड प्लस 2 कितना आएगा 14, 6 20/7, 2/7 यहां रखिए, कितना माइनस 4/7, माइनस 1, माइनस 4/7, माइनस 1, माइनस 11/7, माइनस 11/7, 2/7 यहां रखिए, माइनस 2/7 प्लस 3 21, माइनस 2 19/7। दिस पॉइंट Q इज आवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये Q मिल गया हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इमेज। पॉइंट ऑफ इमेज पहले भी डिस्कस की हुई है स्ट्रेट लाइन में, क्या कि जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट Q, ये P से P डैश तक का मिड पॉइंट हो गया। सो वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। हमने P डैश को अल्फा बीटा गामा मान लिया। मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दो, अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20/7, दिस 20/7। अगेन बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 11/7। अगेन गामा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19/7। इन तीनों से ही हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी वही हमारा पॉइंट ऑफ इमेज मिलेगा, P डैश मिलेगा। अगर आप सबको फुट और इमेज से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो समझ में आई होगी, एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लें और जो भी डाउट आप मुझसे पूछ लें, कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आते हैं बच्चे, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बिल्कुल ना घबराएं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच कंटेन द लाइन दिस। जब उस प्लेन पे ये लाइन कंटेन है, मतलब ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये एक लाइन है जो इस प्लेन पे कंटेन है। तो आप जरा समझ जाएं कि जब भी कोई भी लाइन किसी प्लेन पे कंटेन होती है तो दो बातें सामने आएंगी। पहली बात तो ये कि उस स्ट्रेट लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है, और दूसरी बात ये कि वो जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखें, जब भी कोई लाइन प्लेन पे कंटेन होगी तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, और उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट जो दिया गया है वो इस प्लेन का भी पासिंग पॉइंट है। एज वेल एज ये भी कहा गया है कि उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट 1 2 3 भी है, कहीं भी हो सकता है वो, उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट 1 2 3 भी है। तो देखिए इन सब पॉसिबिलिटीज को देख करके हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। अब सारे डेटा देखें, उस डेटा के हिसाब से हम काम करेंगे।
हाँ जी, तो अगर मुझे उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है तो इस एक पासिंग पॉइंट को लेकर के मैं पहले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म। कैसे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 इज। उस प्लेन की इक्वेशन, जब वो प्लेन 1 2 3 पॉइंट से पास हो, उस प्लेन की इक्वेशन बनेगी ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस z माइनस z1। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने बताया था कि अगर किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जब उसका एक पासिंग पॉइंट दिया गया हो तो फॉर्मूला है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन है, राइट। अब जरा समझिए, ये हमारा प्लेन, जो हम प्लेन निकालना चाह रहे हैं, हमारे प्लेन पे ये लाइन कंटेन है ना, तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे प्लेन का भी पासिंग पॉइंट बनना चाहिए ना। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई, उस स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट कौन है? 6 7 7 6 7 7। तो 6 7 7 अगर इस स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट है तो हमारे प्लेन का भी पासिंग पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे? 6 7 7 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 5a। और अब हम y की जगह, एक सेकेंड, 6 रखा, 6 माइनस 1 5 है, 7 रखेंगे, 7 माइनस 2 5b प्लस 5b, और यहां 7 रखेंगे तो 7 माइनस 3 4c इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट इस प्लेन का भी पासिंग पॉइंट है। दूसरी बात, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है। अगर नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है तो जो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और जो नॉर्मल में डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उनके मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। तो हमारे नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कौन है? ABC। और स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन है? 3 2 माइनस 2। कितना आएगा? 3a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई आपको? अब दो इक्वेशंस बन गई है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे? a अपॉन a को हाइड करेंगे, माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन, जब b पे आएंगे तो नेगेटिव लगा करके आएंगे, इसको हाइड करेंगे, माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 इज इक्वल टू c अपॉन, c की टर्म को हाइड करेंगे तो 10 माइनस 15 माइनस 5, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इज इक्वल टू, मैंने इसको लैम्डा कह दिया, तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस 18 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई 22 लैम्डा, c की वैल्यू आ गई माइनस 5 लैम्डा, और a b c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें। a की जगह कितना? माइनस 18 लैम्डा, इसके साथ x माइनस 1, b की जगह 22 लैम्डा और y माइनस 2, c की जगह माइनस 5 लैम्डा, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को लैम्डा से डिवाइड, इस कंप्लीट को लैम्डा से डिवाइड, तो ये आएगा माइनस 18x प्लस 18 प्लस 22y माइनस 44 माइनस 5z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बस आप इसको आप सीधे सही फॉर्म में लिख लीजिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्लस माइनस हो रहा है प्लस माइनस कर दीजिए, वही इस प्लेन की इक्वेशन आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग लेक्चर आज देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप काम पूरा करके आएँ, नेक्स्ट डे जब आप आएँ तो ये पढ़ करके आएँ। आप जब आएंगे तो इससे आगे का काम स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।